हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। यहाँ आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पे आपको एक सुटेबल लोकेशन का सेटलमेंट दिखाया जा रहा है। आफ्टर दैट आप ये लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऐसा एरिया दिखाया गया है जो किसी रिवर के पास सिचुएटेड है। नेक्स्ट आप एरिया देख सकते हैं, एक अर्बन एरिया की पिक्चर दी हुई है जहाँ पे आपको ट्रेन दिख रही है, बिल्डिंग्स दिख रही है, कार्स दिख रहे हैं। आफ्टर दैट आप अगेन एक ऐसी पिक्चर देखते हैं जहाँ पे आपको झोपड़ियाँ, हट्स वगैरह दिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ये रूरल एरिया है। फिर आपको एक टाउन की पिक्चर दी हुई है। Human settlements flourished at places with favorable geographical conditions, such as availability of water, a conducive climate, fertile land, etc. ह्यूमन सेटलमेंट एक्चुअली होता क्या है, पहले मैं आपको समझाती हूँ। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब होता है लोगों का किसी भी पर्टिकुलर जगह पे रहना। तो ये जो ह्यूमन सेटलमेंट होता है ये ज़्यादातर उन जगहों में होता है जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन होता है। जैसे ऐसी जगह जहाँ पे सफिशिएंट वाटर होगा, जहाँ पे एक अच्छा क्लाइमेट होगा, जहाँ पे लैंड फर्टाइल होगा, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। इन द अर्ली सेटलमेंट्स द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वर डिपेंडेंट ऑन द लोकली available natural resources. This gave rise to separate settlements of people engaged in a particular occupation. For example, people along the sea coast are engaged in fishing. Their settlement became fishing hamlets, kolivada. Forest dwellers or tribal people use forest produce for their livelihood. पहले की जो सेटलमेंट होती थी वो ऐसे होती थी कि कोई भी आदमी जो भी ऑक्यूपेशन करता है वो ऑक्यूपेशन इस चीज़ में डिपेंडेंट होती है कि उसके आसपास कौन सा नेचुरल रिसोर्स है। मतलब आसपास जो भी नेचुरल रिसोर्स होता था आदमी वही ऑक्यूपेशन करने लग जाता था। इसी के कारण धीरे धीरे सेपरेट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। जो किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन करते हैं ऐसे लोगों का अलग अलग जगह में सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जो सी कोस्ट में रहते हैं वो ज़्यादातर फिशिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका जो सेटलमेंट है वो फिशिंग हैमलेट्स में होता है। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं या ट्राइबल लोग हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, वहाँ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे ही सोर्सेज निकाल लिए अपने ऑक्यूपेशन के। मतलब फॉरेस्ट वहाँ फार्मिंग करना या फिर फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को बेचना एंड उससे वो अपनी लाइवलीहुड चलाते। दे लिव इन फॉरेस्ट एरियाज इन ट्राइबल हैमलेट्स, आदिवासी पड़ास। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन फर्टाइल एरियाज। फार्मर families build their houses in or near their fields. These settlements gradually grow bigger. The settlements where the original occupation of majority of people are based on natural resources are known as rural settlement. तो हमने जो आदिवासी एरिया की बात की, ट्राइबल एरिया की बात की, उस एरिया के जो लोग हैं वो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं और उन्हें कहा जाता है ट्राइबल हैमलेट्स या आदिवासी पड़ास। अब एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है ऐसी जगहों में जहाँ पे लैंड फर्टाइल है। फार्मर फैमिलीज़ जो होते हैं वो अपना घर इन फील्ड्स के आसपास ही सेट कर लेते हैं और ये जो सेटलमेंट्स है ये धीरे धीरे लार्जर होती गई। ये जो सेटलमेंट है इसमें ऐसे लोग या मैक्सिमम लोगों का जब ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर या उनका ऑक्यूपेशन अगर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है तो उसे कहा जाता है रूरल सेटलमेंट। With the passage of time, other associated occupations also developed gradually in this rural settlement. As a result, people from surrounding areas migrate and settle there, leading to an increase in the rural population. Houses are built and different facilities are developed for the growing population.
अब क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम पास होता गया और रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर तो होता ही था, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड तो काम होते ही थे, पर इसके साथ साथ दूसरे एसोसिएटेड ऑक्यूपेशंस भी धीरे धीरे आगे आने लगे, लोग करने लगे, जिसके कारण से ऐसे लोग जो आसपास रहते हैं वो माइग्रेट करने लगे। और धीरे धीरे मतलब माइग्रेट करने लगे मतलब आसपास के जो लोग रहते थे, जो थोड़ा दूर दूर रहते थे, वो साथ में आकर रहने लगे, एक एक दूसरे की हेल्प करने लगे, अलग अलग ऑक्यूपेशन करके। और ऐसे रूरल सेटलमेंट धीरे धीरे बनता गया, हाउसेस धीरे धीरे बनाए गए, दूसरी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की गई जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता गया। Importance of secondary and tertiary occupations increase. The proportion of people engaged in primary occupation declines. This process leads to transformation of rural settlement into urban settlement. तो यहाँ पे बात की गई है सेकेंडरी सेक्टर की, टर्शरी सेक्टर की और प्राइमरी सेक्टर की। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये सेक्टर्स क्या होते हैं, इनमें इंक्लूड क्या किया जाता है। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर पे आते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें मेनली रॉ मटेरियल्स का जो प्रोडक्शन होता है। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स में क्रॉप्स आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, या इनसे रिलेटेड ऐसी चीज़ें जो फार्मिंग के थ्रू मिलती है, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन होता है वो आता है प्राइमरी सेक्टर में। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम आते हैं। अब सेकंड आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में जो काम होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग का काम। किस चीज़ के, रॉ मटेरियल के। मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर को अपना रॉ मटेरियल देता है और सेकेंडरी सेक्टर उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। अब थर्ड हम आते हैं टर्शरी सेक्टर पे। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है अपने काम करने में। तो जो टर्शरी सेक्टर होता है वो सिर्फ ये नहीं होता, उसमें और भी चीज़ें आते हैं। उसमें मेनली सर्विसेज आते हैं। सर्विसेज, कैसी सर्विसेज आते हैं, ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, कम्युनिकेशन कह सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज कह सकते हैं। तो ये होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि सेकेंडरी सेक्टर की और जो टर्शरी सेक्टर है, इनके जो ऑक्यूपेशंस हैं, इनकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ होने लगी। और जो लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन में थे वो लोग कम होने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व होने लगे। This process leads to transformation of rural settlements into urban settlements. Due to religious, historical, commercial, educational and administrative reasons, and also due to tourism, the original settlement may transform into an urban area. If the population and the necessary amenities increase on the large scale, the urban areas grow into metropolitan. और यही प्रोसेस के कारण क्या होने लगा कि रूरल सेटलमेंट जो है वो धीरे धीरे अर्बन सेटलमेंट में शिफ्ट होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग या प्राइमरी सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो डिक्लाइन होने लगी। और साथ ही साथ रिलीजियस, हिस्टोरिकल, कमर्शियल, एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण और साथ ही साथ टूरिज़्म के कारण ऐसे लोग जो अर्बन सेटलमेंट पे रहते थे, अर्बन एरियाज़ में रहते थे, वो धीरे धीरे रूरल एरियाज़ में ट्रांसफॉर्म होने लगे। वो जगह धीरे धीरे डेवलप होने लगी ज़्यादा से ज़्यादा और वो जगह अर्बन एरिया बनने लगी। और फिर क्या हुआ कि ऐसी जगहें जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है और जहाँ पे ज़्यादा एम्यूनिटीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा अच्छी जगह है डेवलप जगह है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं उन जगहों पे, ऐसी जगहें धीरे धीरे मेट्रोपॉलिटन में चेंज होने लगी। After considering various settlements, we realized that people settle down in different geographical conditions and adopt themselves to the condition in the region. Patterns of human settlements evolve in accordance with the natural conditions. In this lesson, we are going to study the major patterns of human settlements and the reason behind them.
तो हमने जान लिया कि कितने सारे अलग अलग सेटलमेंट्स होते हैं, और हमने ये जाना कि लोग डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से जगहों में सेटल होते हैं, और धीरे धीरे उस जगह में दूसरी जो कंडीशंस हैं उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब वो जगह जैसी है वैसा आदमी हो जाता है. Next, pattern of human settlements evolve in accordance with natural condition. In this lesson, we are going to study major pattern. हमने ये भी जाना, या हम ये आगे भी समझेंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट के जो पैटर्न्स हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व होते गए, धीरे धीरे ग्रो होते गए, चेंज होते गए नेचुरल कंडीशंस के हिसाब से. इस लेसन में हम मेनली यही जानने वाले हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट के मेजर पैटर्न्स क्या क्या हैं, एंड वो जो चेंज होते गए, इवॉल्व होते गए, उसके पीछे रीज़न क्या है. Using the resources from the surroundings, man constructed houses and started living in them. In the modern era of science and technology, people have made a remarkable progress in construction of shelter. They have even built skyscrapers. Man is thinking of constructing colonies on other planets and their satellite too in future. हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं. जब प्रिमिटिव एज था, जब ऐसा समय था जब अर्ली मैन रहते थे, तो उस समय उन्हें कुछ भी नहीं पता था. पर धीरे धीरे ह्यूमंस ने बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी की और जाना कि कितने सारे रिसोर्सेज हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल हैं, और फिर ह्यूमंस हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने लगे और उसमें रहने लगे. आज का जो मॉडर्न एरा है, जहाँ पे साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हमें अवेलेबल है, यहाँ पे लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर. हमारे पास आज के समय स्काई स्क्रैपर्स भी हैं, और आज के समय आदमी इतना एडवांस हो चुका है कि वो ये भी सोच रहा है कि कुछ सालों बाद हम दूसरे प्लैनेट्स में घर बनाएंगे, हम सैटेलाइट्स में घर बनाएंगे और वहाँ रहेंगे. सेटलमेंट्स हैव प्रोवाइडेड men with stability. Rural settlement is the first step towards a stable life in human history. Urban settlements have evolved through the expansion and growth of rural settlement. अब ये जो सेटलमेंट है, इसके कारण ही ह्यूमंस की लाइफ में स्टेबिलिटी आई. जैसे कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि पहले ह्यूमंस नोमेडिक लाइफ जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे फूड के लिए, वाटर के लिए. पर जब से ह्यूमंस अपने शेल्टर, अपने घर एक जगह में बनाने लगे, तब से ह्यूमंस की लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई. रूरल सेटलमेंट जो है, ये सबसे पहला स्टेप है एक स्टेबल लाइफ का इन ह्यूमन हिस्ट्री. इसके बाद अर्बन सेटलमेंट आया, जो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, एक्सपैंड हुआ, और जो रूरल सेटलमेंट है उसका ग्रोथ हुआ, और वो चेंज होकर अर्बन सेटलमेंट की तरह सामने आया. A certain way of life is preserved in rural settlements. Increase in the population of rural settlement is the beginning of urbanization. Life in urban settlement is more dynamic. There are large-scale economic correlations between rural and urban settlements. The day-to-day food requirement of the urban population is fulfilled by rural settlement. अब जो रूरल सेटलमेंट, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं. धीरे धीरे ये जो लोग हैं वो इंक्रीज़ होने लगे, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगा. ये जो जगह है, रूरल एरियाज़ हैं, यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलने लगी, ज़्यादा एमिनिटीज़ मिलने लगी, जिस कारण से ये जगह ट्रांसफॉर्म होके अर्बन सेटलमेंट में चेंज हो गई, और इन जगहों में अर्बनाइजेशन हुआ. अब जो अर्बन सेटलमेंट की लाइफ है, ये बहुत ही डायनेमिक है. यहाँ पे लार्ज स्केल इकोनॉमिक कोरिलेशन होता है रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में. मतलब अर्बन एरियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही डेवलप हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, हर फील्ड में डेवलप है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ की ज़रूरत होती है अपने बहुत सारे कामों में. मेनली फूड ग्रेन की बात करें हम, या हम कहें कि रॉ मटेरियल की बात करें, तो ये सारी चीज़ें रूरल एरिया से ही आती हैं. इसीलिए जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है रूरल सेटलमेंट पे. मॉडर्नाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन इन बोथ टाइप ऑफ सेटलमेंट.
और धीरे धीरे लोग, उनकी लाइफस्टाइल मॉडर्न होने लगी थी। धीरे धीरे साइंस इतना एडवांस हो गया, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, जिसके कारण हम अर्बन सेटलमेंट देखें या रूरल सेटलमेंट देखें, इन इन दोनों सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। तो अब हम देखेंगे किस टाइप ऑफ सेटलमेंट होते हैं, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, बट इसमें जो हमने देखा है, अर्बन सेटलमेंट देखा है, रूरल सेटलमेंट देखा है, इसमें भी हम इसके भी अंदर घुस के हम जानेंगे कि किस किस टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं एंड उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। So first one is scattered settlements. In scattered settlements, houses are few and far from each other. Generally, such settlements are found in areas of high reliefs, dense forests, grassland, hot deserts and extensive agricultural land. अब जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि जो घर होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत कम होते हैं। जनरली इस टाइप का जो सेटलमेंट होता है ये ऐसे एरियाज़ में मिलता है जहाँ हाई रिलीफ हो, ज़्यादा फॉरेस्ट हो, ग्रास लैंड हो, हॉट डेजर्ट हो या फिर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल लैंड हो। तो स्कैटर्ड सेटलमेंट की यहाँ पे आपको फ़ोटो दी हुई है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से दूर दूर घर एक दूसरे के होते हैं और बहुत कम घर होते हैं। अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। डिस्टेंस बिटवीन स्कैटर्ड सेटलमेंट्स कैन बी क्लियरली सीन। अब घरों के बीच में कितनी दूरी है ये हम क्लियरली देख सकते हैं। दीज सेटलमेंट्स हैव लिमिटेड पॉपुलेशन एज इन स्मॉल हैमलेट्स। इस तरीके का जो सेटलमेंट होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे लोग बहुत ही कम होते हैं, जैसे स्मॉल हैमलेट्स में होता है। फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज इन दीज सेटलमेंट्स आर नॉट एडिक्वेट। अब जो ख़राब बात होती है वो ये होती है कि यहाँ पे प्रॉपरली फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, सर्विसेज नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम लोग रहते हैं। अब ये लोग जो ऑक्यूपेशन करते हैं वो शायद खुद के लिए ही करते हों, यहाँ पे प्रॉपरली सर्विसेज प्रोवाइडेड नहीं होती। All these settlements are closer to nature, they are free from pollution. अब इस सेटलमेंट की जो अच्छी बात होती है वो ये होती है कि ये लोग नेचर से बहुत क्लोज रहते हैं और यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता। They depend on the centrally located villages from their day to day requirement. और इस सेटलमेंट के जो लोग होते हैं वो आसपास के जो गांव हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी रोज़ की रिक्वायरमेंट के लिए। Now coming to next one, nucleated settlements. These settlements are generally close to water sources like brooks, rivulets, rivers, lakes, reservoirs, etc. In the deserts of Rajasthan, we find nucleated settlements near assured source of water. अब ये जो सेटलमेंट होता है ये वाटर सोर्स के पास होता है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आपको वाटर मिल सकता है वहाँ लोग रहते हैं, जैसे ब्रूक्स के, रिव्यूलेट्स के पास, रिवर्स, लेक्स के पास। मेनली राजस्थान के जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होता है, जहाँ पे लोग सोर्सेज ऑफ वाटर, जहाँ पे उनको पानी मिले उस जगह पे वो रहते हैं। Fertile plains, transport hubs and mining centers, commercial centers often lead to development of this type of settlement. Besides these reasons, defense, health, education and other social and religious factors can also give rise to nucleated settlements. अब जो रीज़न होते हैं कि लोग क्यों न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट पे रहते हैं, वो रीज़न ये होता है कि फर्टाइल प्लेन मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट हब्स मिल रहे हैं, माइनिंग सेंटर्स मिल रहे हैं, कमर्शियल सेंटर्स मिल रहे हैं, जिस कारण से लोग इन एरियाज़ में रहते हैं। इसके साथ साथ दूसरे रीजंस होते हैं डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन या दूसरे सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स। अब देखते हैं इस न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। इन दीज सेटलमेंट्स हाउसेज आर क्लोज टुगेदर। इस तरीके का जो सेटलमेंट होता है यहाँ पे घर एक दूसरे के आस पास बनाए जाते हैं। सोशल सर्विसेज आर अवेलेबल इन दीज सेटलमेंट्स। इन सेटलमेंट्स में जो भी सर्विसेज एक आदमी को लगती है, सोशल सर्विसेज, वो सारी चीज़ें मिलती है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है। एज दीज सेटलमेंट्स develop in certain planes over certain period of time, they attain particular shapes.
और इस तरीके का जो सेटलमेंट है वो धीरे धीरे किसी एरिया में सेट होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम में उस एरिया में जाके लोग सेटल होते हैं। तो इसीलिए इस एरिया का एक पर्टिकुलर शेप रहता है। Roads are narrow in the old parts of these settlements. People from different castes, religions, races, and ideologies live together in these settlements, and hence they have a better social life. इस सेटलमेंट के जो रोड्स होते हैं ये बहुत नैरो होते हैं, बट ओल्ड पार्ट्स में होते हैं, हर जगह नहीं होते। ऐसे लोग जो अलग अलग कास्ट से, रिलीजन से, रेसेस से, आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, ये सब साथ में रहते हैं और एक अच्छी सोशल लाइफ जीते हैं। नाउ कमिंग टू लीनियर सेटलमेंट्स। लीनियर सेटलमेंट्स आर सीन अलॉन्ग रोड्स, railways, rivers, sea coast, and in foothills regions, etc. These types of settlements are narrow in shape and they spread along a straight line. तो यहाँ पे आप लीनियर सेटलमेंट की भी पिक्चर देख सकते हैं। लीनियर सेटलमेंट में क्या होता है कि लोगों के घर रोड के पास, रेलवे के पास, जैसे हम नॉर्मली रहते हैं, रिवर्स के पास, सी कोस्ट के पास, फुट हिल के पास, ऐसे एरियाज़ में घर लोग अपने जाके बनाते हैं। इस तरीके का जो सेटलमेंट होता है इसमें जो रोड्स होते हैं वो नैरो होते हैं शेप में और वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। Houses in these settlements are along a single line. As the settlement grow in the course of time, multiple lines emerge. अब इसमें जो सेटलमेंट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है कि रोड है, उसके एक साइड बहुत सारे स्ट्रेट लाइन में घर हैं, उसके नेक्स्ट साइड बहुत सारे स्ट्रेट लाइन में घर हैं। और धीरे धीरे जब सेटलमेंट ग्रो होने लगती है, ज़्यादा लोग रहने लगते हैं, तो बहुत सारी लाइन्स इमर्ज होने लगती हैं। रोड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जितने भी रोड्स होते हैं एक दूसरे से वो होते हैं पैरेलल। बिसाइड्स हाउसेस सम शॉप्स कैन बी सीन टू। घर तो दिखते ही हैं इस तरीके की सेटलमेंट में, बहुत सारी दुकानें भी दिखती हैं क्योंकि ऑब्वियसली लोग रहेंगे तो उन्हें ज़रूरत होगी दुकानों की, उन्हें अलग अलग चीज़ें खरीदने की ज़रूरत होगी, इसीलिए शॉप्स भी खुल जाते हैं। These settlements grow along with the roads. For example, such settlements are found along the coastal tracts, major rivers and national or state highways in our country. इस तरीके का जो सेटलमेंट होता है ये रोड के अलॉन्ग साइड होता है ज़्यादातर। जैसे कुछ सेटलमेंट्स हमें कोस्टल ट्रैक्ट्स में भी मिल जाते हैं, मेजर रिवर्स के पास भी मिल जाते हैं, नेशनल और स्टेट हाईवे के पास भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।